हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए और आप सबका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो आप सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ भाई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में, आप बात करें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, तो देखिए ये वाला जो बैच है हमारा वो ऑनगोइंग चल रहा है, रनिंग में है, जिसमें मैं आपको काफी सारे मैराथन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रही हूँ। इसकी फीस मात्र 200 रुपए है। ठीक है, आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा विद एवरीथिंग। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, पीवाईक्यूज के साथ में आपको मैराथन्स में एक एक टॉपिक भी कराया जा रहा है, तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 22 जून को आप सभी का एग्जामिनेशन है, तो इससे प्री एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो सकता है आप सभी का, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। साथ ही साथ अगर आप यूपी जीडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन जैसे कि आप सभी को करनी है, क्योंकि इस साल से जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, जिसके लिए आप उधम बैच को ले सकते हो। एंड दिस बैच इज ऑल अराउंड, मैं आप सभी को बोलूँ सब कुछ इसके अंदर चीजें हैं। अगर मैं बात करती हूँ, लेक्चर्स हो गए, रिवीजन क्लासेस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, ठीक है, नोट्स हो गए, मैराथन क्लासेस हो गए, सब कुछ इस पर्टिकुलर बैच के अंदर ही कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद आपको कोई और बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड दिस इज ऑफ ₹300 ओनली। ठीक है, 300 रुपए का आप सभी को ये बैच मिल जाएगा। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है पीजीटी एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन हो चुका है, बट द थिंग इज होना तो है ही है। ठीक है, आप सभी को मैं बता देती हूँ, अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें तो इस क्रैश कोर्स को बाय कर सकते हैं। किसमें जाना है? टीजीटी पीजीटी वाले सेक्शन में जाना है, और आपको यहाँ पे 301 रुपए का ये वाला पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिल रही हैं विद ऑल पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज मैं जो लेकर आई हूँ क्लास वो आपकी है पीजीटी और टीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी को ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे विद ऑल थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं? कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी बैच को बाय करते हो ना एप्लीकेशन से, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन हो गया, आप वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो, तो आप एक रेफरल कोड यूज करना है आपको, PK93। PK93 क्या है? आपका एक रेफरल कोड है, जो आप इसको यूज करके ना, इसमें आप 20 से 25% तक ऑफ पा सकते हो। मतलब मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा आपको इस बार इस कोड से। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपको ऑफ चाहिए ना, तो ये जो रेफरल कोड है ये यूज कर सकते हो, PK93। सो इसको लगाना ना भूलें, जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग? आप सभी को मैं बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पार्ट है, AS2, AS5, AS6 या AS13। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आएगा, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आएगा। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। मैं आप सभी को ये भी बता दूं, सारे पीवाईक्यूज है जो टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में यूपी में पूछे गए हैं। ठीक है, जी हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका AS6। AS6 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए ही होता है। अगर मैं यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करती हूँ, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, याद रखना ये चीज, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो हो गया विद द क्लासिफिकेशन एंड द सॉरी 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आपका वैल्यूएशन है, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं 5 की बात करती हूँ, तो वो आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द स्पेसिफिक आइटम। ठीक है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और अकाउंटिंग नंबर 13 जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। सो सारे अकाउंटिंग के नंबर्स आपको पता होना चाहिए, कौन सा किससे एसोसिएटेड है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 जून या 1 मार्च। आप सभी को पता है भैया, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? जहां पर वो एक ऐसा है जहां पे जो एक्सिस्ड इनकम होती है, एक पर्सन की जो इनकम होती है वो पूरे सालाना बेसिस पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है अगले साल। ये तो सभी को पता है ना। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इट इज द ईयर इमीडिएट प्रिसीडिंग आफ्टर द फिनेंशियल ईयर। तो ये प्रिसीडिंग होता है, फिनेंशियल ईयर के पिछले पॉइंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका
जो कि आपका हो जाएगा क्या फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली अगर मैंने बोला ना 2022 से 2023 है, ये आपका फाइनेंशियल है, ठीक है। उसके बाद आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2023 से 2024, मतलब एक ईयर आगे तक चलता है असेसमेंट ईयर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन, जो हेड ऑफिस है कॉस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोलकाता, क्योंकि हेड ऑफिस जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कि हम कहते हैं आईसीडब्ल्यूए, जो कि है आपका कोलकाता में, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 28 मई 1959 में, ठीक है। ईयर भी याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, बताइए कौन है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। जे.आर. बेथिल बॉय, ठीक है, लुइस फर्स्ट, लुकेस पेसिलियो, या फिर आपका फिलिप कॉटलर। तो बताइए हु इज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम के लुकस पेसिलोई, ठीक है। लुकस पेसिलोई को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के फादर, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इनकी जो बुक का नाम था वो था डी कंप्यूसिट स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जो कि बेसिकली 1444 में आई थी, वेनिस इटली में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। डबल एंट्री बेस्ड ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था, मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना आपका अकाउंटिंग में क्या होता है, जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो डबल एंट्री के नाम से भी लुकस पेसिलियो को जानते हैं और मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने आप सभी को लिखवाए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। जी, हाँ। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, क्योंकि अगर मैं स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करती हूँ तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं एसेट्स एंड बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बात करती हूँ तो ये बिल्कुल सही है, और ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं बिजनेस रिकॉर्ड्स को तो ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। लेकिन हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का करेक्ट इक्वेशन क्या है। तो आप ये तो सभी को पता है कि भाई आपका हो जाएगा पहला पॉइंट, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमेलगमेशन ऑफ द कंपनीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यहाँ पर बात करती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर AS14 है, AS20 है, AS16 है और AS12 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AS14, ठीक है। AS14 हो जाएगा आपका अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी, जो कि रिलेटेड है आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है रिलेटेड फॉर द अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो कि बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है जो कि गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। सो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि अमेलगमेशन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल एंड नन ऑफ अबव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं एसेट्स के बेसिस की बात करती हूँ तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाता है। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो रहेगा वो किससे रिलेटेड होगा, शेयर होल्डर एंड द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड द क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड द शेयर होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है आपका शेयर होल्डर्स से, ठीक है, शेयर होल्डर से। 10th क्वेश्चन, द एजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल फॉर द लॉसेज इज नोन एज व्हाट। कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी,
या फिर आपका फुल डिस्क्लोजर। सो यहाँ पर आ रहा है आपका नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल द लॉसेस, जो कि पूरा पूरा कंप्लीट करता है आपका हो जाएगा कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जहां पर हम कंजर्वेटिज्म की बात करें, कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल द लॉसेस, जहां पर सारे लॉसेस को ये एक तरीके से डिफाइन करता है। तो ये एक assumption है। ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, अर्न बट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज एसेट, लाइबिलिटी, लॉस या कैपिटल। ठीक है, एसेट, लाइबिलिटी, लॉस या कैपिटल। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एसेट्स, अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड इनकम एज अ ट्रीटेड एज एसेट। ठीक है, वो तो जाता है, अर्न तो है लेकिन रिसीव नहीं किया है इनकम में, तो वो क्या हो जाता है आपका एसेट हो जाता है। 12th क्वेश्चन, एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर इज नोन एज इनकम, एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। तो एडवांस मनी इनकम की बात अगर मैं करती हूँ फ्रॉम द कस्टमर्स, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स को फ्यूचर में इनहांस करा, एडवांस करा, तो वो आपका हो जाएगा करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइन बेसिस ऑफ फॉर। ठीक है, ऑनगोइंग जो गोइंग कंसर्न होता है वो किससे रिलेटेड होता है? क्या ये डेप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट्स को ओवर देयर यूजफुल लाइफ को कंसिडर करता है? कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज विद देयर पेरेंट कंपनीज, डिस्क्लोजिंग द नंबर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, डिस्क्लोजिंग द शेयर एंड द अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑन गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो डेप्रिसिएट करता है फिक्स एसेट्स को ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है, जहां पर फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन की बात आती है, जो कि ऑन गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब जो पूरे टाइम चलता ही रहता है। ठीक है, वो एक बिजनेस जो ऑन गोइंग चलता है, राइट। द सिस्टम ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट्स, ड्यूअल एस्पेक्ट से रिलेटेड कौन सा हो जाता है? डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, नन, या फिर सिंपल सी बात है भाई डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है। अगर मैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, जहां पर दो बेसिस पे, दो ड्यूअल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेजर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, बस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना है। करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, जहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पोजीशन को करेक्ट किया जा रहा है या एग्जामिन किया जा रहा है, एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे करंट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, 16th question, the primary function of the bookkeeping is to designing the system of recording transactions, assigning the responsibility to the accountant, recording of the financial data and classifying the recorded data। तो बताइए प्राइमरी फंक्शन क्या है बुक कीपिंग का? तो ये प्रॉपरली क्या करता है? फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, और फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, वो हो जाता है आपका बुक कीपिंग। 17 क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज। वो एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो डिफाइन कर रहा है किसमें? कॉस्ट में आ जाएगा, रियलाइजेशन में आ जाएगा, मैचिंग में आ जाएगा, या डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर आ जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। 18th क्वेश्चन, एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल फॉर। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक, या फिर ऑल। तो अगर मैं यहाँ पर एंटिटी की बात करती हूँ तो एंटिटी इज बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटर भी आएगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल एक फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, जॉइंट जॉइंट स्टॉक भी हो सकता है क्योंकि उसमें स्टॉक जो परचेज किया हुआ है जॉइंट फॉर्म में किया हुआ है, तो ऑल ही आ जाएगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट डज नॉट अप्लाई। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल अकाउंट कहाँ पर अप्लाई नहीं होते? सर्विस में, माइनिंग में, रेलवे में, या लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो भैया लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, इफ द कैपिटल इज 50,000, लायबिलिटीज 30,000, फिक्स्ड एसेट्स 70,000, सो व्हाट विल बी द करंट एसेट? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ भैया करंट एसेट्स की अगर बात हम करते हैं, प्लस आपका हो जाता है करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो करंट एसेट क्या है? करंट एसेट है 50,000। ठीक है, उसमें 30,000 लाइबिलिटी ऐड कर दिया, और माइनस हमने क्या कर दिया? एसेट्स को माइनस कर दिया 70,000। तो जब हमने इन दोनों को 50 और 30 को प्लस किया तो 80,000 आ गया, माइनस 70,000। तो आंसर करंट एसेट्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा? करंट एसेट ही पूछा था ना, 10,000 आ जाएगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो आप सभी को बहुत अच्छे से करने हैं रिवाइज। सिंपल क्वेश्चंस थे। देखो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स तो इसके मैंने करवा ही रखे हैं,
इसीलिए क्विकली मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आप टीजीटी का बैच लेना चाहें, तो दिस इज़ द बैच जो आप बाय कर सकते हैं और बाकी जितने भी बैचेज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉमर्स का बैच है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो गया या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो गया ना, जितने भी यूपीजीडीसी का भी अब मैं तैयारी स्टार्ट करा दूँगी, तो वो सब बैचेज़ अगर आप बाय करना चाहें, तो आप बाय यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, साथ-साथ आप एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं एंड कोड आपको लगाना है PK93 चलिए, थैंक यू सो मच।